नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं। सबसे पहले वो 4 कहानियां जिस पर आज आपने वोटिंग की है। पहली कहानी थी शंकराचार्य को लेकर। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज राहत मिल गई है। क्या कहा है कोर्ट ने, इस खबर को 21% लोगों ने आज देखना चाहा है। अगली खबर थी अफगानिस्तान पाकिस्तान की डूरंड लाइन पर बवंडर मचा हुआ है। क्या जनरल मुनीर पर खामेनेई का खंजर चलने वाला है? इस खबर को 23% लोगों ने देखना चाहा है। 7:28 पर विस्तार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हाल आपको दिखाएंगे। और तो तीसरी कहानी थी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। उनके यूनाइटेड किंगडम का वीजा उनको नहीं दिया गया। क्या हो गया ऐसा? इस खबर को 26% लोग देखना चाहते हैं। और चौथी कहानी जो पोल में आई है, जो कि नंबर 1 कहानी बनकर निकली है, वो है सबसे ज्यादा वोट पाने वाली। क्या वाकई में शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के दाग अब पूरी तरीके से धुल गए हैं? इस खबर को आपने सबसे ज्यादा 30% वोट दिए हैं। तो आइए शुरुआत जैसा कि आप चाहते हैं वैसा ही करते हैं। चक्रव्यूह में पब्लिक व्यू सबसे बड़ा होता है, इसीलिए केजरीवाल की कहानी सबसे पहले। अरविंद केजरीवाल आज खुश तो बहुत होंगे। जिन केजरीवाल को सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले का किंगपिन कहा, जिनको इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया, 177 दिनों तक जिनको तिहाड़ जेल में रखा गया, बीजेपी कांग्रेस ने जिन्हें महाभ्रष्टाचारी बताया, इस सब से दिल्ली में जिनकी कुर्सी चली गई, सत्ता चली गई, जिनसे कोर्ट कचहरी के महीनों चक्कर कटवाए गए, वो अरविंद केजरीवाल, जी हां केजरीवाल साहब, आज कोर्ट से इस शराब घोटाले में बरी हो गए हैं। साथ ही केजरीवाल के डिप्टी और उनके सुख दुख के सबसे करीबी साथी मनीष सिसोदिया के लिए भी आज शुक्रवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि वो भी शराब घोटालों के आरोपों से बरी कर दिए गए हैं। इस केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के जज साहब ने जो कहा, उसे सुनकर बहुत से लोग हैरान रह गए। कोर्ट ने सबसे गंभीर टिप्पणी तो इस केस की जांच कर रही एजेंसी सीबीआई पर की। इसके बारे में आगे आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के साथ साथ आज उनके आंसुओं की भी चर्चा बहुत वायरल हो रही है। कोर्ट से अपनी रिहाई का फैसला सुनने के बाद केजरीवाल बाहर आकर दर्जनों पत्रकारों और दर्जनों कैमरे के सामने अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। इस दौरान बगल में खड़े सुख दुख के साथी मनीष सिसोदिया ने ही अरविंद केजरीवाल को फिर से संभाला। सोशल मीडिया पर ये वीडियो, ये तस्वीरें बहुत वायरल है आज। हालांकि कई नेता इसे केजरीवाल का ड्रामा भी करार दे रहे हैं, ताकि उनकी रिहाई को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा सके। केजरीवाल की रिहाई पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने सियासी दावे हैं, लेकिन उसे समझने के पहले केजरीवाल की आंसू भरी वायरल अपील को सुनिए। आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। केजरीवाल के वायरल आंसुओं को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई और दिलचस्प बहस भी आज शुरू हो गई। कांग्रेस और बीजेपी केजरीवाल के आंसुओं का भरपूर मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि केजरीवाल के एक केस में आंसू निकल गए, जबकि उनके नेता राहुल गांधी पर 32 केस चल रहे हैं। देखिए ये पोस्ट। केजरीवाल पर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इसे दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर डाला है। इस वीडियो का टाइटल दिया गया है, देख रहा है विनोद सर कैसी एक्टिंग है। केजरीवाल की रिहाई पर बीजेपी का दावा है कि यह रिहाई एक टेम्परेरी रिलीफ है, क्योंकि केजरीवाल को लोअर कोर्ट से राहत मिली है। इस पर दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर भी आज जारी कर दिया। इसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि आपके पाप अभी धुले नहीं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अभी लंबित है। शॉर्टकट में कहा जाए तो केजरीवाल को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे।
अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? बीजेपी को अभी भी यह उम्मीद है कि केजरीवाल की रिहाई किसी भी समय गिरफ्तारी में दोबारा बदल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि इस कोर्ट ने पूरे मामले में सीबीआई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के जो तर्क थे सुधांशु त्रिवेदी के, बिल्कुल उल्टे तर्क कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाए हैं। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि शराब घोटाले की चार्जशीट में भारी गलतियां और विरोधाभास है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जो हजारों पन्नों की चार्जशीट पेश की है, इसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते हैं। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस जांच में गंभीर चूक हुई है और मामले के जांच अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जाए, यानी जो आईओ है इस मामले का, उस पर अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर हो गया है। यानी सीबीआई को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि अब जांच करने वाले अधिकारी की उनके अपने ही सीबीआई के सीनियर अधिकारी जांच करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के आरोपी बनाया गया है, जो कानून के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, खासकर तब जब मामला एक संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति से जुड़ा हो। दरअसल गिरफ्तारी के समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इस पद पर रहते हुए अपनी गिरफ्तारी उस वक्त सीबीआई को दी थी। सुनिए। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया के लिए भी शुक्रवार का दिन लंबे अरसे के बाद शायद खुशियां लेकर आया है। मनीष उस वक्त दिल्ली के आबकारी मंत्री थे, तभी आपकी सरकार ने यह विवादित शराब नीति लागू की थी, जिस पर पिछले 2-2.5 साल से दिल्ली में राजनीति गरमाई हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह अद्भुत है, एक भी आदमी इस मामले में दोषी नहीं पाया गया है। यह जांच सीबीआई ने की थी, ये इसीलिए आईओ के खिलाफ इतना कड़ी टिप्पणी सीबीआई कोर्ट को करनी पड़ी। इस केस में तीसरा सबसे बड़ा नाम जो है, जिनको आज रिहाई मिली, जो रिलीफ महसूस कर रही होंगी, वो है के कविता, जो कि बीआरएस पार्टी की सांसद है, नेता है, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर की बेटी है। के कविता पर साउथ के शराब कारोबारियों के मदद के आरोप लगाए गए थे। यानी के कविता और आम आदमी पार्टी ने मिलकर शराब नीति का पूरा प्लान बनाया था। आम आदमी पार्टी के गोवा इंचार्ज दुर्गेश पाठक को भी बरी कर दिया गया है। दुर्गेश पर गोवा चुनावों में ब्लैक मनी इस्तेमाल करने का आरोप था, यानी ये जो कथित तौर पर पैसा आया था शराब घोटाले से, उसका इस्तेमाल गोवा के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने किया। इसके अलावा मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को भी बरी कर दिया गया है। अपने फैसले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के लिए कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला ही नहीं बनता है। इस केस में मनीष सिसोदिया के शामिल होने के कोई भी सबूत या बरामदगी रिकॉर्ड पर नहीं है। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह के बारे में कोर्ट ने हैरानी जताई और कहा कि जब रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है तो उन्हें मुख्य आरोपी क्यों बनाया गया है। सीबीआई की पूरी चार्जशीट पर कोर्ट ने यहां तक कहा कि चार्जशीट और कथित शराब घोटाले के बीच मेल ही नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद मनीष सिसोदिया के भी खुशी के आंसू निकल गए। हमारे रिपोर्टर पुलकित नागर से उन्होंने खास बातचीत की। जिंदगी भर ईमानदारी से काम करने के बाद किसी के काम करने के लिए एक चाय का फेवर नहीं लेने के प्रिंसिपल पर काम करने के बाद आपके ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाना, तो दिल तो दुखता था यार। पर भगवान है तो फिर तो कोई बड़े से बड़ा जुर्म करे, लेकिन भगवान देखता है। बहुत संघर्ष किया आपके परिवार ने बहुत झेला, मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने, पर ठीक है, इस देश को आजाद कराने में इतने लोगों ने झेला था यार, हमारे कुछ नहीं है उसके सामने।
अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर अब बहुत से लोगों को हैरानी हो रही है, क्योंकि जिस समय सीबीआई केजरीवाल और सिसोदिया को गिरफ्तार कर रही थी, तब बहुत से लोगों ने इन दोनों नेताओं को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया था। सियासी तौर पर आम आदमी पार्टी को इसका बहुत ही खतरनाक अंजाम दिल्ली चुनावों में झेलना पड़ा। केजरीवाल की सरकार बीजेपी से चुनाव उस वक्त हार गई। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर ये शराब घोटाला क्या है जो कोर्ट में आज टाएं टाएं फिर से साबित हो गया। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी, यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। इसके तहत दिल्ली के 32 जोन में 849 दुकानें खुलनी थी। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री को प्राइवेट हाथों में देने का ऐलान किया था, यानी सरकार इस काम से दूर हो जाएगी। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे सरकारी खजाने को 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसमें लाइसेंस की फीस जो थी शराब की दुकान खोलने के लिए, वो 25 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दी गई थी। सीबीआई का आरोप था कि इसमें शराब व्यापारियों से करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। इसमें दावा किया गया था कि केजरीवाल के करीबी विजय नायर ने साउथ के शराब व्यापारियों से पैसा लिया था और इसमें से करीब 44 करोड़ रुपए गोवा चुनावों के लिए भेज दिए गए थे। लेकिन कोर्ट में सीबीआई की सारी दलीलें गलत साबित हुई। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर आक्रामक हो गए। देखिए, इस फैसले से साबित हो गया कि एक ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आज एक बार फिर सीबीआई की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हुए हैं। जो टिप्पणियां कोर्ट ने की हैं वो सीबीआई की जांच पर, वो बहुत ही ज्यादा सीबीआई के कामकाज पर तल्ख टिप्पणियां करती हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब सीबीआई की जांच पर सवाल उठे। इससे पहले भी ये बार बार साबित होता रहा कि सीबीआई तो एक तोते की तरह काम करती है। कौन कौन से मामले आए जरा ध्यान से देखिएगा। सत्येंद्र जैन के पीडब्ल्यूडी भर्ती केस में सीबीआई को मुंह की खानी पड़ी, जो कि अगस्त 2025 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी। इसमें भ्रष्टाचार के सबूतों की कमी का हवाला दिया गया था। उससे पहले यूपीए सरकार के वक्त में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। 2017 में जब यूपीए की सरकार चली गई, उसके बाद स्पेक्ट्रम घोटाले में 2017 में विशेष सीबीआई कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और दूसरे सभी आरोपियों को इस मामले से बरी कर दिया। इस केस में सीबीआई अपराध साबित नहीं कर पाई थी। 2007 में एक और मामला था जिसमें सीबीआई को मुंह की खानी पड़ी। शिबू सोरेन के रिश्वत मामले में कोई सबूत नहीं जुटा पाने के कारण कोर्ट में सीबीआई की जमकर खिंचाई हुई थी, लताड़ पड़ी थी। तो सीबीआई क्या वाकई में सरकार के एजेंसी जो है वो तोते के तौर पर काम करती है? इस पर अब बड़ी बहस देश में एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर हैरानी जाहिर करने वालों की लिस्ट में एक नाम अन्ना हजारे का भी आज सामने आया। वो अन्ना हजारे जो अरविंद केजरीवाल के गुरु हुआ करते थे, लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल को राहत मिल रही है, रिहाई हो रही है एक शराब घोटाले से, तो अन्ना हजारे हैरान है। तो जो विपक्षी दलों के नेता हैं जिनको अब रिहाई मिलती है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी का विरोध करने वाली जितनी सियासी पार्टियां देश भर में, वो आज इस फैसले की दुहाई देकर सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और केंद्र सरकार के ऊपर उंगलियां भी उठा रही हैं। लेकिन कांग्रेस की टिप्पणी सबसे खास है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं, उनके ऊपर से मुकदमे हट जा रहा है, वो बरी हो जा रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। वो इस चीज को लेकर क्या टिप्पणी कर रही है, ये आपको उसकी टिप्पणी सुनकर आप समझ में आएगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। हम कमजोर नहीं होने वाले। दोनों राज्यों की जनता सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रही है। ये टेम्पररी संजीवनी बीजेपी देती रहती है उन सब लोगों को जिनको कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना है। पंजाब में करना है, गुजरात में करना है, गोवा में करना है, वो आप देख लीजिएगा, अपने आप आपको दिख जाएगा। तो क्या खेड़ा साहब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके बरी किए जाने से कांग्रेस के बरी हो जाने के चांसेस ज्यादा हो गए पंजाब में या दूसरे राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ वो मुकाबले में होती है? जाहिर तौर पर कांग्रेस की टिप्पणी बहुत कुछ इशारा कर रही है कि आखिरकार कांग्रेस के पेट में दर्द इस फैसले के बाद क्यों हो रहा है। अब बात शंकराचार्य स्वामी अविवेक्तेश्वरानंद की करते हैं, जिन्हें आज कई दिनों के बाद उनको भी बड़ी राहत कोर्ट से मिली है।
कई दिनों के बाद आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहत की सांस ली। बटुकों के यौन शोषण केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बज रही गिरफ्तारी की घंटी फिलहाल रुक गई है, थम गई है। कुछ मिलाकर आज के जो कोर्ट रूम से दो बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जो आपको सबसे पहले बता देता हूं। पहली तो ये कि इस केस में फैसला आने तक गिरफ्तारी शंकराचार्य जी की नहीं होगी, और दूसरी, शंकराचार्य को भी इस जांच में सहयोग करना होगा। क्या हुआ है? कोर्ट की सुनवाई में गिरफ्तारी पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है और उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा है और गिरफ्तारी पर जो है वो रोक। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में इस केस की सुनवाई अगली होगी। अदालत में आज शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं आ सकते। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह कोई अनिवार्य बाधा नहीं है। शंकराचार्य ने बटुकों के यौन उत्पीड़न मामले में 24 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने आज उनको राहत दे दी। इसके बाद मठ में कैसे जश्न का माहौल है, यह आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले शंकराचार्य की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहां पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। हाईकोर्ट में शंकराचार्य के वकील ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को पेश किया गया है उनकी मार्कशीट हरदोई की है और वो वहीं के छात्र हैं। इससे पहले आरोपों पर सफाई देते हुए शंकराचार्य कई बार कह चुके हैं कि नाबालिग बच्चों का विद्या मठ से कोई संबंध नहीं है। अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद शंकराचार्य के मठ में खुशी का माहौल है। होली से पहले ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बटुकों के माथे पर तिलक लगाया और जीत की खुशी मनाई। शंकराचार्य के शिष्य इसे सत्य की जीत बताते हुए मिठाइयां बांट रहे हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष की ये रिपोर्ट देखिए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक बड़ी राहत मिली है। फिलहाल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, यानी अंतिम जो याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया है। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और देखिए इसके बाद किस तरीके से उनके आश्रम में खुशियां मनाई जा रही हैं। देखिए लड्डुओं के साथ जो उनके शिष्य हैं, जो उनके भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और चेहरे की जो खुशियां हैं वो साफ तौर पे बता रही है कि देखिए ये कहीं ना कहीं जीत का लड्डू है, उस अपमान के विरोध का लड्डू है जो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो प्रोपेगेंडा फैला रहा था। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जीत है, कितनी बड़ी? बहुत हर्षित मन है। देखिए सुबह सांसें थमी हुई थी, पूरा भारत इस केस को देख रहा था। भारत के इतिहास में आदि गुरु की परंपरा को कलंकित करने का आज तक इन्हें षड्यंत्र नहीं किया, कुछ नहीं रचा। इतना बड़ा प्रपंच रचा गया, एक गो तस्कर के द्वारा रचा गया। और आज गौ माता के लिए काम करने वाले शंकराचार्य की जय है। विद्या मठ के वो बच्चे नहीं है, साबित हो गया। सीडी जैसे दस्तावेज जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
याद आ रहा है कि होली पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को तो राहत मिल गई, लेकिन एक दिवाली ऐसी थी 2004 में जो एक और शंकराचार्य थे कांची कामकोटी पीठ के, जयेंद्र सरस्वती, उनको उस वक्त की तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो भी एक एकमात्र इतिहास है जहां शंकराचार्य पर कोई कानूनी शिकंजा किसी सरकार ने कसा था। इस बारे में कम से कम इलाहाबाद से राहत तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जर्मनी से यूके जाना था, लेकिन उन्हें यूनाइटेड किंगडम का वीजा नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि डिप्टी सीएम को अपना दौरा बीच में रोककर रिटर्न टिकट लेना पड़ा, हिंदुस्तान लौटना पड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विदेश दौरा क्यों रह गया अधूरा? डिप्टी सीएम को यूके का वीजा क्यों नहीं मिल पाया? डिप्टी सीएम का वीजा यूके ने रोका या सिस्टम ने? ब्यूरोक्रेसी की चूक या पर्दे के पीछे कोई और खेल? निवेश मिशन के बीच वीजा विवाद की एंट्री। अगर वीजा प्रक्रिया में हुई देरी तो जिम्मेदारी किसकी? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज जर्मनी से दिल्ली लौटा है। अगर वीजा मिल गया होता तो उनकी तस्वीरें दिल्ली से नहीं आती, यूके से आ रही होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 सदस्यीय टीम के साथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर गए थे और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के साथ वापस लौटे हैं। ये दावा यूपी सरकार से किया जा रहा है कि 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 16 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ जर्मनी गए। वहां से उनका यूके जाने का भी प्लान था, लेकिन उनकी कहानी में अचानक अजीब सा मोड़ आ गया। जर्मनी तो वो पहुंच गए, जर्मनी में 200 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनाने का दावा भी किया गया, लेकिन जर्मनी से आगे ब्रिटेन की उड़ान वो नहीं भर पाए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को यूके ने वीजा नहीं दिया और उनको बड़े बेमन से यूके का दौरा टालना पड़ा। इस वजह से केशव मौर्य ने जर्मनी से ही ऑनलाइन यूके के इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत की। यूके के निवेशकों ने भी यूपी में निवेश करने पर सहमति भी जताई, लेकिन उन्हें ब्रिटेन का वीजा क्यों नहीं मिला, यूके का वीजा क्यों नहीं दिया गया, इसे लेकर यूपी की सियासत में अब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे तो सवाल दूतावास के अधिकारियों पर भी उठाए जा रहे हैं, विदेश मंत्रालय पर भी उठ रहे हैं, लेकिन वजह अपनी जगह तकनीकी है या क्या कारण है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस पर खूब चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के वीजा ना मिलने को पीएम मोदी के इजराइल दौरे से जोड़कर देखना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर और उनके प्रवक्ता और कार्यकर्ता जो रात दिन डंका पीटते हैं कि मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उस डंके की असलियत खुल गई है। और इसके पीछे वजह यह है कि मोदी जी, देखिए पूरी दुनिया में नया वैश्विक ध्रुवीकरण हो रहा है, देश 2 खेमों में बट रहे हैं। तो जो ट्रंप वाला खेमा है, ट्रंप इजराइल, ये खेमा उन देशों का है जो कभी हमारे मित्र नहीं रहे, भारत के मित्र नहीं रहे। हमारे मित्र रहे फिलिस्तीन, ईरान, इराक, रशिया, ये सब देश हमारे मित्र रहे हैं। तो मोदी जी जो उस खेमे में जा रहे हैं, ये उसकी भी परिणति है। किसी भी देश के सीएम या डिप्टी सीएम को उसके घोषित विदेश यात्रा का वीजा अगर नहीं मिले तो ये देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, लेकिन सियासत तो खेल परसेप्शन का भी है, तभी राजनीति भी चमकाई जा रही है। डिप्टी सीएम को यूके ने वीजा नहीं दिया और समाजवादी की पार्टी के नेता उसे पीएम मोदी के इजराइल दौरे से सीधे तौर पर जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि ट्रंप के टैरिफ टेरर पैदा करने वाली कूटनीति की वजह से इन दिनों यूरोपीय देशों की अमेरिका और इजराइल से बिल्कुल नहीं बन रही है। खैर, मौर्य साहब के दौरे के बारे में बताया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिक वीजा के लिए एनओसी दे दी गई थी। केशव मौर्य 23 फरवरी को जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। उनके साथ यूपी के एक और आईटी मिनिस्टर सुनील शर्मा भी थे। इसके बाद उन्हें जर्मनी से यूनाइटेड किंगडम जाना था, जहां वो 25 से 27 फरवरी तक रहते, लेकिन यूके का वीजा नहीं मिलने के चलते वो आज अचानक दिल्ली लौट आए और अभी दिल्ली से लखनऊ के रास्ते में है, ऐसा मुझे बताया गया। आखिर उन्हें यूके का वीजा क्यों नहीं मिला, इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है उसे भी अब आपको जान लेना चाहिए।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे की तैयारियां काफी पहले से चल रही थी, लेकिन डेलीगेशन में किन सदस्यों को शामिल करना है इसकी अंतिम सूची 20 फरवरी 2026 को तय हो सकी। उसी दिन विदेश मंत्रालय को डिप्लोमेटिक वीजा के लिए यूपी सरकार की तरफ से सूचना दी गई। एमईए ने तुरंत यूके दूतावास को क्लियरेंस के लिए सूचना दे दी, लेकिन 21 फरवरी को शनिवार होने से दूतावास में काम नहीं हुआ। यूके का वीजा पासपोर्ट पर स्टिकर लगाकर जारी किया जाता है। 23 फरवरी को केशव मौर्य को अपने डेलीगेशन के साथ जर्मनी के लिए रवाना होना था, लिहाजा वो सभी अपने अपने पासपोर्ट के साथ जर्मनी चले गए और वो अपना पासपोर्ट यूके एम्बेसी में जमा नहीं करा पाए। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि उसी समय जिस वक्त ये वीजा लगना था, दिल्ली में इंडिया एआई समिट चल रही थी, जिसमें दुनिया भर के लोग आए हुए थे। यूके दूतावास के अधिकारी इसमें व्यस्त थे। कहा जा रहा है कि इससे प्रक्रिया और प्रोसेस लंबा हो गया और वीकेंड होने की वजह से उनको वीजा नहीं दिया जा सका। यानी कुल मिलाकर कहानी में बहुत से मोड़ हैं, पर राजनीति तो इस पे खूब होती रहेगी। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहां दृश्यम जैसी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर राजस्थान का दौसा है और यहीं पर दफन है एक्सप्रेसवे के नीचे एक बच्चे की लाश। जी हां, एक्सप्रेसवे के नीचे बच्चे की लाश। सुनकर चौंक गए ना? लेकिन यह सच है। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नीचे एक बच्चे की लाश दबी है, वो भी पिछले 6 सालों से, जिसे निकालने के लिए बुलडोजरों से अब एक्सप्रेसवे को खोदा जा रहा है। लेकिन ये पूरी मिस्ट्री है क्या? क्यों दृश्यम जैसा सीन दौसा एक्सप्रेसवे पे बन रहा है? बच्चे की लाश एक्सप्रेसवे के नीचे कैसे पहुंच गई? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके आपके मन में भी कौंध रहे होंगे। हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, तब आपको सारा माजरा समझ में आएगा। छह साल पहले एक मासूम को मारकर जहां दफनाया गया था, वहां अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन चुका है। लेकिन कोर्ट के आदेश पर अब इसी हाईवे को खोदकर मर्डर के सबूत तलाशे जा रहे हैं। जेसीबी के हर चोट के साथ एक ही सवाल उठ रहा है, क्या यहां दबे मासूम का कोई सुराग मिलेगा या नहीं? राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई में 16 अगस्त 2020 को एक गांव से प्रिंस और टिल्लू अपने घर के बाहर आंगन में खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। एक बेटा जो घर से निकला लेकिन कभी लौटा नहीं। उसी की खोज में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे ये खुदाई चल रही है। मेरे चाचा के लड़के हैं, लड़का लड़की दोनों। अभी ऐसे छोटा मोटा घर में तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन जो भी रंजिश थी वो मेरे से थी, तो मेरे से निकालनी चाहिए। वो बच्चे से क्या थी? अब बच्चे से तो कुछ नहीं थी ना, मेरे से थी तो मेरे से निकालनी चाहिए। मासूम प्रिंस को देखने के लिए घर वालों की आंखें तरस गई हैं। इस केस में 6 साल बाद सच्चाई सामने आई है। 6 साल तक इस राज को अपने सीने में दबा कर रखने वाले पड़ोसी ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते उसने मासूम प्रिंस की हत्या कर उसे निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के पास दफना दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर ही अब नॉन स्टॉप बुलडोजर सबूत की तलाश में चल रहा है। मासूम के परिवार वालों को उम्मीद है कि देर से ही सही इस बार मिट्टी से न्याय जरूर निकलेगा, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। सबको जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए और जिन्होंने मेरे भाई के साथ में ये घटनाक्रम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दुनिया में 2 जंग ऑलरेडी चल रही हैं। लगता है कि अब तीसरी बड़ी जंग छिड़ गई है और ये हमारे पड़ोस में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह के हालात इन दिनों दिख रहे हैं वो किसी जंग से कम नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के डूरन लाइन पर एक तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो चुका है। पिछले 3 दिनों में तालिबान फोर्सेस ने मुनीर आर्मी के कम से कम 55 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। बॉर्डर पर जबरदस्त गोलीबारी जारी है। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है, जिसका अर्थ है न्याय के लिए क्रोध, या फिर आप इसे खुदा का कहर भी कह सकते हैं। अब असली खबर यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जारी युद्ध के बीच ईरान कूद पड़ा है। ऐसे में फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर की रातों की नींद उड़ चुकी है।
क्योंकि अब मुनीर के सामने इतने सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसके जवाब ढूंढे नहीं मिल रहे। जिस डूरन लाइन को जिन्ना ने पाकिस्तान की ढाल बताया था, क्या वही अब पाकिस्तान का डेथ वारंट बन गई है? अफगानिस्तान से टकराना का जनरल मुनीर का मास्टर स्ट्रोक है, या उन्होंने खुद अपने हाथों से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की कसम खा ली है? ऑपरेशन का नाम गजब रख देने से क्या फौज की हकीकत बदल जाएगी? क्या यह ऑपरेशन आतंकियों को खत्म करने के लिए है, या फिर जेल में बंद इमरान खान की लहर और गिरती साख के बीच मुनीर को अपनी वर्दी की नाक बचाने का आखिरी पैतरा है? सवाल यह भी है कि क्या अब ईरान तालिबानी खंजर से पाकिस्तान में शियाओं पर हो रहे हमले का बदला लेने की फिराक में है? क्या तालिबान और बलूच विद्रोहियों ने हाथ मिला लिया है? 1971 में पहले भारत ने नक्शा बदला, अब क्या तालिबान भूगोल बदल देगा? क्या 93,000 सैनिकों के सरेंडर का इतिहास अब काबुल की सरहद पर दोहराया जाने वाला है? डूरंड लाइन पर कोहराम है, दोनों ओर से बम, गोले, बारूद बरस रहे हैं। तालिबान फोर्सेस ने मुनीर की फौज की बैंड बजा दी है। 55 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। 19 पाक चौकियों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तान के सबसे अहम F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। बीती रात पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस दौरान राजधानी काबुल में कई मिलिट्री ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें अफगानिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन अभी तक किसी के मौत की खबर सामने नहीं आई है। डूरंड लाइन पर जारी तनातनी के बीच ईरान की एंट्री हो गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में हवाला रमजान के पाक महीने का दिया है और दोनों देशों को इस दौरान युद्ध नहीं करने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने मध्यस्थता की भी पेशकश की है। अब सवाल यह है कि ईरान एक तरफ मध्यस्थता की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका की सैन्य नजदीकी से असहज है, क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रोटेस्ट्स के खिलाफ है। पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती दोस्ती ईरान को चुभ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिकी मिलिट्री एड मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिकी प्रभाव सीमित हो? ईरान ऐसा नहीं है कि बड़ा नादान है, स्मार्ट है, डिप्लोमेटिकली अलाइव है, पॉलिटिकली स्मार्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्ड है, सिवाय टीटीपी के, सिवाय अफगानिस्तान के, सिवाय अनरेस्ट के। क्योंकि जितना ज़्यादा पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा अफगानिस्तान के साथ, उतना ही ज़्यादा आप पाएंगे कि अमेरिका के इंटरेस्ट पाकिस्तान में थ्रेट आ जाएगी, चाइना के भी थ्रेट आएगी। अगर डूरंड लाइन पर फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ता है तो आशंका इस बात की भी है कि ईरान अपनी सीमा पर नॉन स्टेट एक्टर्स या बलूच विद्रोहियों को ढील देकर जनरल मुनीर की फौज के लिए दूसरा मोर्चा खोल देगा। तैयार हो जाओ, निशाना लगाओ। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तानी सेना एक साथ 2 एक्टिव बॉर्डर्स को संभालने की क्षमता रखती है? पाकिस्तान की जो सुरक्षा सेनाएं हैं उनकी क्षमता सीमित ही है, और उनसे ज़्यादातर जो हैं वो जो हमारी भारत की सीमा रेखा है उसके अगेंस्ट डिप्लॉयड रहते हैं। और डूरंड लाइन में वॉर होगा तो वहाँ से सेनाओं को लेकर उस तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद उनके वेस्टर्न फ्रंट को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, और साथ ही साथ जो टीटीपी का वहाँ पर विद्रोह है और जो आतंक है वो भी होगा। तो एक तरीके से 4 फ्रंट हो जाएगा, ये 2 फ्रंट वॉर नहीं होगी, 4 फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट होगा। चक्रव्यूह में हम रोज आपको अपडेट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच क्या चल रहा है। जैसे कि मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं, इस पूरे खेल में डूरंड लाइन क्या है। पहले आप डूरंड लाइन को समझ लीजिए। कुछ ग्राफिक्स हमारी टीम ने तैयार किए हैं, उसको समझिएगा आप कैसा दिखाई देता है। ये बॉर्डर, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। ये जो लाल रंग की रेखा है जिसको अब डूरंड लाइन लिखा गया है, ये बॉर्डर है, दोनों मुल्कों को अलग अलग करता है। ये खुला है, ये इलाका जो है ये फेंस नहीं है, इसीलिए इस खुली सीमा पर एक अदृश्य रेखा खींची हुई है
जो दोनों मुल्कों को अलग करती है और यही रेखा डूरंड लाइन कहलाती है। ब्रिटिश इंडिया के दौरान करीब 132 साल पहले 13 नवंबर 1893 को डूरंड रेखा पर समझौता हुआ था। इस लाइन के दोनों ओर बड़ी तादाद में पश्तूनी भाषा वाली आबादी रहती है, लेकिन डूरंड लाइन इन्हें दो मुल्कों में बांट देती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी में एक रोड़ा है। अफगानिस्तान की जो मौजूदा तालिबान की सरकार है वो इस डूरंड लाइन को नहीं मानती। वो कहती है ये ऐसा सारा हमारा है। डूरंड लाइन के आसपास खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा इलाका या बलूचिस्तान का इलाका है, जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 40% है। यानी अगर पाकिस्तान यहाँ फैला हुआ है तो इसका ये जो इलाका है जो करीब 40% के आसपास है, ये उसके कंट्रोल से धीरे धीरे मुनीर के हाथों से निकलता जा रहा है, क्योंकि तालिबान इसको सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान क्लैरिटी के साथ एक चीज़ परसू कर रहा है कि इस ज़मीन पर हमारा कब्जा है, और कब्जे का मेरा मतलब है कि डूरंड लाइन के पाकिस्तान वाली साइड में जो गांव हैं वो भी पश्तून गांव हैं। सो एक तरीके से हम ये ज़रूर देख पा रहे हैं कि पश्तून जो कार्ड है वो अफ़गानिस्तान अब प्ले कर रहा है, कि पश्तून जो पाकिस्तान वाली साइड के हैं वो भी इस लड़ाई में जुट रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और वो प्रो अफ़गानिस्तान दिखते हैं। पाकिस्तान के लिए पश्तूनिस्तान ही क्यों, बलूचिस्तान भी सरदर्द बना हुआ है। बलूच लंबे वक्त से आज़ादी का शंखनाद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स है कि बलूच विद्रोहियों को अब काबुल से खाद पानी मिल रहा है। दावा यह भी है कि बलूच विद्रोहियों को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने मिल रहे हैं। जाहिर है आज पाकिस्तान उस चौराहे पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता नहीं दिखाई देता। एक तरफ तालिबान उसके लिए काल बन रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा भी उसके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है, और इन सब में ईरान का चेकमेट। ऐसे में अब पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर मौलाना तक हिंदुस्तान जप रहे हैं। मामला बहुत संजीदा है। भारत के पड़ोस में यह बड़ी जंग छिड़ गई है। इसीलिए हमने सोचा कि कल शाम जो हम चक्रव्यूह स्पेशल करेंगे शनिवार को, वो इसी पूरी कंट्रोवर्सी पर, इसी पूरी कहानी पर है कि आखिरकार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल क्या रहा है। इंतकाम, हमारी ये विशेष कवरेज आप कल शाम 6:57 पर देखिएगा कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और अब बात करते हैं पब्लिक व्यू की। आप भूपेश मिश्रा का व्यू आया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की होली अब जेल में नहीं अनुयायियों के बीच होगी। सनातन और सत्य दोनों को कमजोर होने से हाईकोर्ट ने बचा लिया है। अगला कमेंट रघुकुल यथार्थ का है, जो केजरीवाल की कहानी के बारे में है। सियासत ने केजरीवाल को पहले सजा सुना दी थी, अदालत ने बाद में सच पढ़ा। अब इतिहास पूछेगा नुकसान किसका ज्यादा हुआ, नेता का या लोकतंत्र का। एक और पब्लिक व्यू है सचिन पांडे का, यह भी केजरीवाल की कहानी पर है। सिर्फ केजरीवाल सिसोदिया नहीं हुए हैं, सवालों के बीच खड़ी सियासत भी आईना देख रही है। एजेंसियों की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। अब आपसे कल शाम मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।